नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी प्रभा की आर्टिकल बाय आर्टिकल सीरीज में। अब तक हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझा। आर्टिकल 12 ने बताया कि फंडामेंटल राइट किसी के खिलाफ इन्फोर्स होते हैं। आर्टिकल 13 बताता है कि अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ लॉ बनाए तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। लेकिन आज हम जिस आर्टिकल की बात करने वाले हैं उसका नाम तो हर किसी ने सुना है, विच इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में डिफरेंस क्या है, या क्या रिजर्वेशन आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, या फिर वीआईपीज़ के लिए अलग सिक्योरिटी और अलग रूल्स आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, अगर इन सवालों का जवाब तुम्हें नहीं पता तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि यार आज से सब स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली सेम साइज़ के शूज़ दिए जाएंगे। देखिए, सुनने में इक्वालिटी लग रही है, लेकिन क्लास 2 के बच्चे और क्लास 12 के बच्चे हैं, क्या एक ही साइज़ के शूज़ पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से आर्टिकल 14 का असली फिलॉसफी शुरू होती है। इक्वालिटी का मतलब सबके साथ सेम बिहेवियर नहीं होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सिमिलरली सिचुएटेड लोगों के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट और डिफरेंटली सिचुएटेड लोगों के साथ रीजनेबल डिफरेंस। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एनी पर्सन, सिटीजन नहीं है, पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, कंपनीज, लीगल पर्सन, सब आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बस कुछ राइट्स जैसे आर्टिकल 19 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 हर पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, आर्टिकल 14 में दो एक्सप्रेशंस हैं और एग्जाम में इनका डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। इसका सिंपल मीनिंग है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे पीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो या एक आम नागरिक हो, सब एक ही लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का पहला प्रिंसिपल भी बताया था। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट और डिफरेंट सिचुएशन में रीजनेबल डिफरेंट ट्रीटमेंट। और यहीं से आपके रिजर्वेशन, वुमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन, चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल लॉज, सीनियर सिटीजन के बेनिफिट, दिव्यांगजन का रिजर्वेशन, सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, इक्वालिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। यह सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग कहते हैं रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है, लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं देता है। आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। अगर क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और उसका ऑब्जेक्टिव लेजिटिमेट है तो वो वैलिड होगा। इसी वजह से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6, 16 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4A और सब क्लॉज 6 जैसे प्रोविजंस ये रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट देते हैं। इसीलिए रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन है वो आर्टिकल 14 से शुरू होता है, लेकिन उसका डिटेल्ड फ्रेमवर्क आर्टिकल 15 और 16 में मिलता है। अब सवाल आता है कि कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि क्लासिफिकल जो रीजनेबल्स हैं ये है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब क्लासिफिकेशन किसी लॉजिकल बेसिस पर होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स, अडल्ट्स और चिल्ड्रन, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ये लॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं। और दूसरी कंडीशन है रैशनल नेक्सस। देखिए, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट उसका कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, अगर गवर्नमेंट प्रेग्नेंट वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट देती है तो आपका ऑब्जेक्टिव है मैटरनल हेल्थ, कनेक्शन भी लॉजिक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ ब्लू शर्ट पहनने वाले लोग गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे, अब ये आर्बिट्रेरी हो गया और आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट जो था वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के टेस्ट यूज़ करती थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि यार सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना काफ़ी नहीं है। अगर गवर्नमेंट का एक्शन आर्बिट्रेरी, इररेशनल या विदाउट रीज़न है तो वो भी आर्टिकल 14 वायलेट करेगा। यानी आर्टिकल 14 इज नॉट जस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करें तो पहला जजमेंट आता है सर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये 1952 का केस है। कोर्ट ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन किया और हर क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है ये बताया, वो रीजनेबल भी होनी चाहिए। दूसरा केस आता है E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। ये लैंडमार्क जजमेंट है। जस्टिन P.N. भगवती ने कहा कि यार इक्वालिटी इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, यानी जहां आर्बिट्रेरीनेस होगी वहां इक्वालिटी नहीं हो सकती। इस जजमेंट ने आर्टिकल 14 को नए डायमेंशन दिए। तीसरा केस है सर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978।
यह आर्टिकल 14, 19 और 21 का एक गोल्डन ट्रायंगल एस्टैब्लिश करता है। कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर ना वो सिर्फ लीगल होना ही काफ़ी नहीं है, वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए। इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 14 का स्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। अगला केस आता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का। ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल को दोबारा से एम्फेसाइज किया। कोर्ट ने कहा कि यार मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में टिक ही नहीं सकता। अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि क्या आर्टिकल 14 के कोई एक्सेप्शंस भी हैं क्या? तो हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट को ऑफिस के दौरान कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज मिली हुई है। गवर्नर को भी ऑफिस के दौरान कुछ इम्यूनिटीज मिलती है। फॉरेन डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन ध्यान रहिए, ये इक्वालिटी के एक्सेप्शंस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इम्यूनिटीज हैं। आर्टिकल 14 से कुछ फ्रिक्वेंटली जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो है सर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, डाइसी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रैशनल नेक्सस, डॉक्ट्राइन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ईपी रोयप्पा केस, मेनका गांधी का केस, प्रेसिडेंशियल और गवर्नर इम्यूनिटी। देखिए ये टॉपिक सबके फेवरेट है। अब अगर हम इसे एक जल्दी से 30 सेकंड में रिवाइज करें तो वी कैन से आर्टिकल 14 अप्लाइज टू एवरी पर्सन। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ब्रिटेन, नो स्पेशल प्रिविलेज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से, सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज वैलिड, आर्बिट्रेरीनेस इज इनवैलिड। लैंडमार्क केस अनवर अली सरकार, ईपी रोयप्पा, मेनका गांधी एंड सायरा बानो। तो दोस्तों आर्टिकल 14 हमें सिर्फ इक्वालिटी नहीं सिखाता है, ये गवर्नमेंट को भी एक मैसेज देता है, पावर यूज़ करो लेकिन फेयरनेस के साथ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिविंग गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी गवर्नेंस बना दिया है। अगले एपिसोड में हम आर्टिकल 16 को डिकोड करेंगे। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं पॉलिटी प्रवाह। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, थैंक यू।